हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर सेट नंबर 18 को लेकर आप सबों के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। यह सुपर 25 जो सेट है, जिसमें साइंस का सेट होता है और साइंस के क्वेश्चंस करते हैं, यह आज लगातार हम लोग 18 दिनों से जुड़ रहे हैं। यह क्या है, 18वां सेट है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज क्लास को जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा, तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप सबों को पता है कि जो सुपर 25 क्वेश्चन होता है, सुपर 25 क्वेश्चन में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चन करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। और यह सेशन जो सुपर 25 क्वेश्चन है, आप सबों के ग्रुप डी के लिए सबसे उपयोगी क्वेश्चनों में से एक है। तो आप लोग प्रतिदिन जुड़ते रहिए और थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और जुड़ने के साथ तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि आपको पोल दिया जाएगा। पोल में लिखा रहेगा क्वेश्चन 1 का पोल नंबर ए, पोल नंबर बी और सी और डी ऑप्शन होता है, आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सेट 18 सेट का पहले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग देखिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कहा कि एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर आकर गिरती है। मान लीजिए कि जे का मान इतना है, तो भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। सभी लोग बताएंगे पहला का आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे कि पहला का आंसर क्या होगा। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग जल्दी से देखिए क्या होगा इसका। तो सभी लोग जल्दी से बनाइए क्या होने वाला है इसका आंसर, बताइए सभी लोग। चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि इसकी आंसर क्या है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है, मतलब कि जो उसका यू है 0 है और आपको टी दे दिया है 0.9 सेकेंड और आपको जी दे दिया है कितना होता है, तो 10 है। और आपको पता है कि v बराबर यू प्लस जी टी होता है। v बराबर यू प्लस जी टी होता है। v ज्ञात करना है, u है 0 और g है गुणे t है। तो g आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और यह क्या है 0.9 है। तो गुणा करिएगा तो 9 होगा और वेग है उसके लिए मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए क्या होगा, तापीय, रासायनिक, नाभिकीय या घर्षण। आप लोग सभी लोग इसका आंसर करेंगे दूसरा नंबर का क्या होगा। और आप सबों को पता है कि हम लोग हर रोज रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं और सुबह में 8 बजे जुड़ते हैं, जो कि जीके जीएस के साथ जुड़ते हैं। स्टैटिक्स जीके जीएस होते हैं और करंट अफेयर्स के। तो सुबह में 8 बजे भी आप लोग जुड़िए और रात्रि में 9 बजे भी जुड़िए। दम पॉइंट वाइज इसका डिस्कशन करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर का आंसर करिए पोल में कि जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है क्षय नहीं होता है बल्कि यह किसमें हो जाता है, तो तापीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि घर्षण जो होता है, घर्षण नहीं एक रगड़ है। रगड़ से जो हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो जो उसमें घर्षण के कारण जो ताप ऊर्जा आ जाता है, तो कहेंगे कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और आप सबों को पता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, मंदता का अर्थ क्या है। जो मंदता है, अर्थ है कोई वस्तु डैश से चल रही है, नियत चाल से चल रही है, घटती हुई चाल से चल रही है, बढ़ती हुई चाल से चल रही है या एक समान चाल से चल रही है, कब उसको कहेंगे कि यह मंद है। मंदता को कब दर्शाएगा, तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। पोल में आंसर करने के बाद ही चैट में कुछ लिखें या चैट में कम आंसर करें। चलिए, अगर मंदता का अर्थ आपको पता है कि क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब प्रारंभिक वेग मेरा
u जो हो और अंतिम वेग जो मेरा v है, प्रारंभिक वेग जब अधिक हो और अंतिम वेग क्या हो, कम हो, तो जो हमें प्राप्त होता है वे मंद प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग अधिक होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, मंदता प्राप्त होता है। जैसे आपको पता है कि जब अंतिम वेग अधिक हो और प्रारंभिक वेग कम हो, मतलब कि प्रारंभिक वेग 10 है और अंतिम वेग 15 है, तो कहेंगे कि इसमें जो मिलेगा यहाँ से त्वरण प्राप्त होता है। जबकि आपका प्रारंभिक वेग ही 15 हो और अंतिम वेग में क्या हो रहा है, 10 के स्पीड से चल रहे, माने पहले आप 15 के स्पीड से चल रहे थे, अब कितने के स्पीड से चल रहे हैं, 10 के स्पीड से, तो यह क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। और आपको पता है कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। तो कहता है कि मंदता कब होगी, जब आपकी घटती हुई चाल, जब कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही हो, मतलब कि पहले 15 चल रही थी, अब घटते घटते 14, 10, 13 ऐसे करते आ रही है, तो कहेंगे कि जब घटती हुई चाल से चलेगी तब मंदता मतलब कि मंदन कह रहा है कि मंदन कब प्राप्त होता है। और आप सबों को पता है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। और ऋणात्मक त्वरण कब होगा, जब प्रारंभिक वेग कम, मतलब प्रारंभिक वेग अधिक और अंतिम वेग कम होगा, तब हमें मंदन की प्राप्ति होगी। जबकि प्रारंभिक वेग कम और अंतिम वेग अधिक होगी तो त्वरण की प्राप्ति होगी। और जब वेग एक समान चाल से चलेगा तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो कहेंगे कि जब समान वेग से चलते हैं तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। जब हम प्रारंभिक वेग की अपेक्षा अंतिम वेग, जब प्रारंभिक वेग की अपेक्षा अंतिम वेग जो है अधिक होगा, त्वरण प्राप्त होगा, लेकिन प्रारंभिक वेग की अपेक्षा अंतिम वेग जो है कम प्राप्त हो रहा है, तो कहेंगे मंदन की स्थिति आती है। तो यह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। स्टील में ध्वनि का चाल 59-60 होता है, निकेल में ध्वनि का चाल 62-40 होता है। तो बताइए क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चौथा का आंसर सभी लोग करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। तो एक बार आंसर करिए सभी लोग चौथा का, और पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफल बना सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बात कहा जाए कि ध्वनि की गति क्या होती है, तो देखिए अगर ध्वनि की गति में किसका किसका बात होता है, देखिए एक ठोस होता है। ठोस में किनको किनको याद रखना होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद होता है निकेल, एल्यूमिनियम, निकेल, निकेल के बाद स्टील, जो स्टील होता है क्या होता है, स्टील। एल्यूमिनियम में होता है 64-20, इसमें होता है 60-40, स्टील में होता है 59-60, और लोहा में होता है 59-50। यह सभी के सभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। एल्यूमिनियम में 64-20, निकेल में 60-40, स्टील में 59-60, लोहा में 59-50। 1 2 3 4। लोहा के बाद आप लोग एक लिख लीजिए पीतल में पूछता है तो 4700, और फिर एक पूछता है पीतल के बाद कांच का, तो कांच में होता है कितना, 3980। ये आपके ठोस थे जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना इसका क्या होता है, चाल होता है। तो एनसीईआरटी में आपको यही बताया गया है कि एल्यूमिनियम में 64-20, निकेल में 60-40 और स्टील में 59-60, लोहा में 59-50, जबकि पीतल में 4700 और कांच में इतना। और जो एनसीईआरटी में दिया रहता है, एनसीईआरटी का जो आंसर होता है वही मान देता है। तो आप लोग एक बार याद करेंगे। यह हुआ ठोस। अब एक बार द्रव में भी देख लेते हैं कि द्रव में किसको किसको याद करना होता है। द्रव में किसको किसको याद करना होता है, देखिए द्रव में किसको याद करते हैं। द्रव में आपको जल में 2 गो याद रखना है, जल में 2 गो। एक होता है समुद्री जल, क्या होता है, समुद्री जल, जिसका 1531 होता है, जो कि एनसीईआरटी 1531 दे रहा है। उसके बाद आपका एक आसुत जल होता है। आसुत जल में कितना देता है,
तो 1498 दे रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1498 दे रहा है। उसके बाद होता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में ध्वनि की जो चाल दिया जा रहा है वह है, इथाइल एल्कोहल में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 1498 ये होता है इथाइल एल्कोहल। और एक होता है मिथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल में होता है आपको, इथाइल एल्कोहल को देखते हैं, बताते हैं नीचे की ओर, दिखाए एक चार्ट आपको दिखाते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए ये होता है एनसीईआरटी में, आपका बुक जो एनसीईआरटी इसी प्रकार दिया हुआ है। देखिए एल्युमिनियम में 64-20, एल्युमिनियम में 64-20, निकेल में 64-40, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का चाल है मीटर में। स्टील में 59-60, लोहा में 59-50, पीतल में 4700, कांच में 3980, समुद्र में 1531। इसमें होता है 1498। इथेनॉल में जो होता है वे होता है 1207। उसके बाद मिथेनॉल में होता है 1103, हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965, वायु में 346 और ऑक्सीजन में 316 होता है। तो आपको किस में से छांटना था, आपको दिया हुआ था, किसको दिया था, तो निकेल का दिया था और स्टील का दिया था। तो स्टील का होता है 59-60, जबकि निकेल का होता है 60-40। तो देखिए किसका दिया है, तो आपको पता है स्टील का दिया है कितना, 59-60। आपको यहाँ पे देखिए स्टील का कितना है, स्टील का 59-60, इसका मतलब पहला सही है, स्टील का 59-60, जबकि निकेल का कितना दिया हुआ है 62-40 नहीं, यह क्या होता है 60-40 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह सिर्फ ए सही है, तो कहेंगे कि ए नंबर जो है इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या होता है बताइए। साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैगिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। बताइए, पांचवा का आंसर करिए सभी लोग कमेंट में। कोई बात नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए, कमेंट दिन आंसर कीजिए, ध्यान से उसका डिस्कशन सुनिए, और यहाँ से सेट बनाने के बाद फिर 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद ही सोइए। चलिए, अगर सोनार का पूरा नाम कहे तो सबको पता होता है, इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग जो है सोनार का फुल फॉर्म होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग, मतलब कि जिसमें 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन से पीड़ित में, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया लेकिन हाइड्रोमेट्रोपिया में नहीं, हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया में नहीं। बताइए कि किसमें 2 फोकस दूरी वाले लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो सभी लोग छठवां का आंसर करेंगे और पढ़ते रहिए। भाई मेरे जितने लोग हैं एक बार लाइक भी कर दीजिए, और यह 6ठा नंबर ही क्वेश्चन चल रहा है, और बाकी लोगों को जोड़िए, जितने भी लोग उस सबको भी जोड़िए। आप लोग एक तो कंजूस हो गए, अपना भला चाह रहे हैं, तो एक बार शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किसके पीड़ित में व्यक्ति किया जाता है, तो आपको पता है एक मायोपिया एक हाइपरमेट्रोपिया कर रहा है। मायोपिया मतलब कि मेरे पिया नज़दीक है ना, तो यह नज़दीक निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसी को तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि मायोपिया मेरे मतलब कि मेरे पिया नज़दीक है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया मतलब यह क्या है, दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि। कैसे इस बार याद रखे थे कि मायोपिया मतलब कि मेरे पिया नज़दीक होंगे तो उसको कहेंगे मायोपिया, जब दूर जाएंगे तो हाइपर हो जाएंगे, कहेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यह दूरदृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है। जब आपका आँख में, अगर आपके आँखों में, जब आपकी आंखों में न दोनों की दोनों दिखाई दे रहा हो और दोनों को दोनों नहीं दिखाई दे रहा हो, जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वे किया जाता है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको न तो नज़दीक का ही दिखाई दे रहा है न दूर का ही दिखाई दे रहा है। तो जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जिसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। जैसे कि देखिए, इसको जारा दृष्टि दोष कहा जाता है, जारा दृष्टि दोष,
और इंग्लिश में जैसे निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, उसी प्रकार जारा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं बताइए? तो प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया जो होता है जारा दृष्टि दोष होता है। तो आपसे पूछा है मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, जबकि प्रेस बायोपिया जारा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जैसे मायोपिया में होता है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जबकि दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, नजदीक की दिखाई नहीं देता है। निकट के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि जारा दृष्टि दोष के लिए दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, न तो आपको दूर का ही दिखाई दे रहा है न नजदीक के। वे हुआ प्रेस बायोपिया, यानी कि मायोपिया और जो हाइपरमेट्रोपिया है दोनों को मिला देने से जारा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। और इसके लिए जो है दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों लेंस का प्रयोग जब करिएगा तो इसको कहेंगे कि बाईफोकल लेंस का। किसका? बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। आपको एक चित्र दिखाते हैं, उसको देखिए। देखिए, इसको दिखाई दे रहा है? चलिए, अरे छोटा उस चश्मा को देखने के लिए बोले हैं, इसको नहीं। यह चश्मा के देखो, हमको पता है कि तू लोग क्या देख रहा है। यह चश्मा में देखो, यह चश्मा जो है, यह चश्मा जो है ऊपर का पूछता है कभी कभी ना कि जब आपको जारा दृष्टि दोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जारा दृष्टि जब दोष हो जाता है तो जारा दृष्टि दोष में न तो आपका नज़दीक का ही सही दिखाई देता है और न दूर का ही दिखाई देता है। तब उसमें आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आपसे यह पूछता है कि बताइए उत्तल वाले को ऊपर लगाया जाता है या अवतल वाले को? तो जो आपको यह निचला भाग दिखाई देता है, जो नीचे वाला होता है, यह होता है उत्तल लेंस, और जो ऊपर वाला भाग दिखाई देता है उसको कहते हैं अवतल लेंस। हम दिखा रहे हैं तुम लोग को चश्मा, तुम लोग देख रहा है, पता है? देखो छुट्टा हो गया है। ध्यान से सुनो कि जो जारा दृष्टि दोष है, जारा हमको ऐसा नहीं लाना चाहिए था, खाली फातू लाना चाहिए था। तुम लोग को ऐसे लाए तो तुम लोग क्या देख रहा है? हम तुम लोग को देखने के लिए बोले हैं चश्मा, तो तुम लोग देख रहा है कुछ और। ध्यान केंद्रित रखिए, बी फोकस। देखिए, अगर बात कहा जाए कि जो चश्मा होता है, आपसे पूछे कि जब जारा दृष्टि दोष हो जाएगा, प्रेस बायोपिया जब हो जाता है, तो उसमें दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिसे बाईफोकल लेंस कहा जाता है। और जो नीचे वाला होता है उसमें उत्तल और ऊपर में अवतल होता है। उत्तल क्यों होता है? आपको पता है जब उत्तल लगाएंगे, उत्तल किसके लिए होता है? तो उत्तल होता है दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु, उत्तल में क्या होता है? तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे। तो उत्तल के लिए तो पूछेगा कि जो नीचे होता है, नीचे में उत्तल और ऊपर में अवतल का प्रयोग किया जाता है। तो जो यह चश्मा पहनी है, इसके नीचे जो आंख में लगा होता है, यह दोनों से पीड़ित है बेचारी। जो दोनों से पीड़ित होगी तो इसके लिए एक तो उत्तल लगाएंगे, ऊपर में अवतल लगाएंगे। और आप सबों को पता है कि जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, और प्रेस बायोपिया के लिए उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी दर्शन कर लिए, उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन का भी दर्शन करिए कि 7वां नंबर क्या है। 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, सभी लोग पोल करिए कि कौन विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पे आधारित है। मतलब कौन है जो विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, पोल करिए कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे आधारित है। तो लोग को पढ़ने में मन कम लगता है, देखने में मन ज़्यादा लगता है ना। कुछ लाया जाए आपको समझाने के लिए तो आप लोग को दिखाते कुछ और, देखता तो लोग कुछ और है। तो जिसको दिखाते, जिसको चीज़ को दिखाते उसी चीज़ को देखो, और चीज़ को नहीं। ठीक है, नहीं तो चल जाएगा कहाँ HKG में। कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे आधारित है? आपको बताना है कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे आधारित है। तो आप सबों को पता है
कि जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब कि विद्युत दे और उससे ताप निकले, जिसका कि विद्युत मतलब धारा उसको इसीलिए देते हैं ताकि उससे हमें ताप की प्राप्ति हो, तो कहेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को विद्युत हीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि विद्युत पंखा और विद्युत घंटी या विद्युत चुंबक, जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है उस पे कार्य करता है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। जबकि विद्युत धारा, क्योंकि कल ही पूछे थे कि विद्युत धारा के बताइए कौन कौन से प्रभाव हैं, तो उसमें से एक नहीं था, तो आपको बताए थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जिसको कि जूल साहब ने दिया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसने ऑरस्टेड साहब ने दिया था, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा की आयनीकृत गैसों का प्रभाव। तो जो यह आपसे पूछा कि जो तापीय प्रभाव पे आधारित है वह है विद्युत हीटर, प्रेस, ये सारे के सारे क्या हैं, गीजर, ये सारे के सारे आपके ताप पे हैं। जबकि विद्युत घंटी और विद्युत पंखा विद्युत चुंबकीय पे कार्य करता है। तो इसलिए शायद जो 7 नंबर है उसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि धातु चालकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। मतलब कि जो धातु चालक हैं उसके विकल्प के रूप में कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो बताइए कौन सा सही है। तो धातु चालक के संबंध में कौन सा सही है बताइए। ए बी सी डी में आंसर करिए, 8वां का पोल में आंसर करिए क्या होगा। और मेरे भाई सभी लोग पोल में आंसर करके अपनी उपस्थिति को अगर देना चाहते हैं तो पोल में आंसर कर लीजिए। अगर चैट चलाने का मन है, चैट करने का मन है, तो पोल में आंसर करके उसके बाद चैट में आप लोग आंसर दे दीजिए, दिक्कत का। लेकिन पोल करिए, पोल करने के बाद ही आप लोग चैट में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इससे वास्तविकता पता चलती है और क्या होता है। तो सभी लोग बताइए इसका क्या होगा 8वां का। चलिए 8वें नंबर की अगर बात कहा जाए कि धातु चालक, जो धातु चालक है सही बताना है कौन होगा, तो बोला कि धातु चालक में केवल ऊर्जा स्तर की गति होती है, धातु चालक में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है, और चालक में धनात्मक आवेश क्या रहता है, दम नियत रहता है। दम बात क्या है, सही है, क्योंकि धातु में जो चालक होता है, चालक कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ से आवेश को देने पर सुगमता पूर्वक क्या हो उसे चालन हो जाए। मतलब कि किसी परिपथ से या जब किसी वस्तु से हम विद्युत आवेश को प्रवाहित करें तो सुगमता पूर्वक चल जाए, उसको चालक कहते हैं। और चालक में जो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह उसके इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। तो धातु में इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही उसमें क्या होता है, धातु चालक होता है। और जो चालक होता है उसमें जो धनात्मक आवेश रहते हैं, नियत रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है, और यही क्या होता है, गति करता है, जो कि विद्युत धारा को ले जाता है धातु के चालक के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा यौगिक कार्बन बंध के लंबाई के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, इसको थोड़ा से ध्यान से आंसर करिएगा, नहीं तो चल जाइएगा HKG में। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी के साथ इसका आंसर करिएगा कि क्या होगा। आपको बताना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो जल्दी करेगा जल्दी में जाएगा, इसलिए जल्दी नहीं करिए, आराम से सोच कर इसका आंसर दीजिए। तब तक पोल रखे रहते हैं, उसके बाद सभी लोग कर लेंगे तो पोल को क्या करेंगे, इंड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए, कार्बन बंध के लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में बताइए। मतलब किसमें कार्बन बंध जो होगा सबसे लंबा होगा, उसके अनुसार बताना है बढ़ते क्रम में। मतलब कि सबसे कम जिसमें बंध हो, मतलब जो लंबाई जिसमें होगी उसके बाद मतलब कि कम से अधिक की ओर चलना है। चलिए अगर आपको पता है 3 गो होता है। एक होता है सर एल्केन, क्या होता है, एल्केन। एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। और फिर होता है एक एल्कीन, एल्कीन का होता है CnH2n। जबकि एल्काइन मतलब मल्काइन, एल्काइन मतलब CnH2n-2, ठीक है। तो एल्केन कहेगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो कहा जाता है कि एल्केन में +2 कहेगा, किनने के लिए कुछ नहीं खरीदेंगे CnH2n, जबकि एल्काइन यानी कि मल्काइन में -2, क्योंकि मल्काइन जितनी भी होती हैं वे आपको घाटा ही करेंगी। तो एल्केन जो होंगे आप हैं, अब किनने के लिए बोल रहा है तो कहेगी नहीं खरीदेंगे, और मल्काइन जब आ जाएंगी तुमको घाटा होगा।
तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या अगर 1 रखिएगा, अगर मानते हैं कि कार्बन की संख्या अगर 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूना के 4 2 6। इसमें अगर कार्बन की संख्या 2 रखें तो हाइड्रोजन की संख्या 4, और इसमें जब कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 2 दूना के 4 में से 2 घट गया 2। तो आपको पता है कि जब कार्बन यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन 6 हो रहा है, यहाँ पे कार्बन 2 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन 4 हो रहा है, और यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन 2 हो रहा है। तो बताइए कि अगर इसको सजाएंगे तो किसका श्रृंखला अधिक होगा, सबसे अधिक श्रृंखला जो होगा इसका होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन इससे जुड़ते चले जाएंगे, कार्बन उतना ही है लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया 6 गो, तो यह श्रृंखला बंध क्या होगा, अधिक बनाएगा, उसके बाद यह अधिक बनाएगा और उसके बाद यह अधिक बनाएगा। तो सबसे कम कहेंगे कि किस श्रेणी का बंध सबसे कम बंध बना पाता है, कहेगा कि किस श्रेणी का, कौन सा श्रेणी जो है वह कार्बन बंध की लंबाई कम बनाएगा, तो कहेंगे कि जो मल्काइन श्रेणी है, जो एल्काइन श्रेणी है उसमें कम, तो जो एल्काइन होंगे उसमें क्या होंगे सबसे कम, तो कहेंगे कि एल्काइन मतलब मल्काइन, एल्काइन में सबसे कम, उसके बाद होता है एल्कीन में, और सबसे अधिक जो होता है एल्केन में होता है। और आपको इसी तरह सजाना था कि सबसे कम, उसके बाद ज़्यादा और उसके बाद ज़्यादा, क्योंकि बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 बढ़ रहा है ना, 2 4 6, तो पहले जो ही है कि जो एल्काइन समूह का सदस्य कौन है, उसके बाद एल्कीन का, उसके बाद एल्केन का। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या है, आपके ऑप्शन में बढ़ते क्रम में था, देखिए यह एथीन हो गया, यहाँ इथाइन हो गया, यहाँ इथेन हो गया। एथेन, इथेन मतलब एल्केन ना, तो पहले एल्केन आ रहा है, क्या होगा, नहीं एथीन मतलब एल्केन एल्कीन, तो एथीन, तो यह कहाँ है, एल्कीन श्रेणी का है, जबकि यह एल्केन श्रेणी का है, और यह भी क्या है, एल्केन श्रेणी का है। आपको जबकि चाहिए क्या, मल्काइन श्रेणी का, मतलब कि एल्काइन श्रेणी का, तो कहेंगे कि इथाइन, एथीन और इथेन, मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन, मतलब कि मल्काइन। तो इसमें क्या होगा, बढ़ते क्रम में क्या होंगे, पहले मल्काइन, तो सबसे कम मल्काइन के पास, उसके बाद इनके पास और इनके पास, तो कहेंगे कि एल्कीन एल्केन एल्काइन, मतलब कि एल्केन में सबसे बड़ा बंध होता है तो सबसे बड़ा यह होगा, उसके बाद यह और उसके बाद यह हो जाएगा। उसी के साथ आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौवा नंबर क्वेश्चन है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वें का सभी लोग आंसर करेंगे। भाई जी आंसर करिए, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, आपको बताना है कि क्या होता है। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं या फ्रुक्टोज कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर करिए सभी लोग। 10 नंबर का पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़िएगा तभी होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सुतने का ज़माना गया कि पहले सुतले सुतल नौकरी होता था, अब सुतले सुतले नौकरी होगा ना होगा, उसके लिए पढ़ना होगा। 70 kg से वेट को 60 kg पे लाना होगा, नहीं 70 kg के वेट को 80 kg कर रहे हैं, तब तो समझ जाइए कि आप 80 से 85 kg का होइएगा, लेकिन 60 से 65 नंबर नहीं होने वाला है। चलिए, अगर C12H22O11 की बात कहा जाए तो यह लैक्टोज का है, और यह आपको पता है कि यह तो होता है चीनी का सूत्र होता है, चीनी जो शुगर होता है उसका सूत्र होता है, और शुगर में यह क्या होगा, लैक्टोज होगा। जबकि ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यह ग्लूकोज का है, जबकि C12H22O11 चीनी का सुक्रोज होता है, सुक्रोज को लैक्टोज भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिश्र धातु में कौन से मिश्र धातु में टीन है, 11 का आंसर करीजा, सभी लोग आंसर करीजा, ना करम जा तो क्या करम जा, करीजा जल्दी जल्दी। आंसर की बात हो रहा है करने के लिए, पोल में सभी लोग आंसर करिए। कुछ भी बोले तो लोग गलत सेंस निकालिए लेगा, एक बार से दोबारा बोलेंगे तो, क्योंकि सेंस निकालने में तो तू लोग PhD किया हुआ है। चलो मेरे भाई आते हैं,
टीन पूछा है ना कि टीन किस में है, सभी लोग पोल कर लिए। तो आपको पता है ना कि पीतल है, ये मतलब कि ये पिताजी हैं, तो कल ही बताया कि पीतल में तांबा और जस्ता होता है। क्या कहीं दूर दूर तक इसमें टीन दिखाई दे रहा है? नहीं। जबकि सोल्डर यह सीसा टीन का मिलकर बना होता है, तो यह सीसा और टीन का मिलकर बना होता है। और आपसे पूछा किस में टीन का प्रयोग किया गया है, तो सोल्डर में सीसा टीन का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक जो है लैटिन से लिया गया है? बताया जाए कौन से तत्वों का प्रतीक चिन्ह लैटिन से लिया गया है। सभी लोग पोल में आंसर करिए। तो सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा? तो रासायनिक प्रतीक में लैटिन नाम से किसे जाना जाता है? आयरन को, क्लोरीन को, एल्युमिनियम को या कार्बन को? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करिए, क्या होगा? चलिए, आपको पता है ना कि एल्युमिनियम को तो ALA लिखते हैं, तो ये कहाँ से लैटिन नाम? क्लोरीन को CLA लिखते हैं और कार्बन को CA लिखते हैं। लेकिन आयरन को I से कहीं ऐसे करके लिखते हैं कि आयरन आई ना, आयरन को Fe कहते हैं। तो यह क्या है? लैटिन नाम से लिया गया है, जबकि एल्युमिनियम, कार्बन और क्लोरीन को नहीं लिया गया है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? सारे के सारे क्या हैं? लैटिन नाम से नहीं है, जबकि आयरन क्या है? लैटिन नाम से है। तो यह क्या है? लैटिन नाम से है, तो लैटिन नाम ले लेते हैं। कहा कि न्यूट्रॉन के छोड़कर सभी डैश डैश परमाणु में मौजूद होता है। Cr में, कार्बन में, मैग्नीशियम में, हाइड्रोजन में। आपको बताना है 13 नंबर का कौन सा आंसर होगा। पोल में आंसर करिए सभी लोग, और चैट में भी आंसर करिए। आप लोग बताइए, आप लोग कि किसका किसका है, किसका किसका है, किसका किसका है। मतलब NTPC अभी एग्ज़ाम, तो लोग कुछ और समझ लेगा। किसका किसका है मतलब कि NTPC का जो एग्ज़ाम है अभी किसका किसका बचा है, क्योंकि NTPC का एग्ज़ाम अभी 24 तारीख से शायद होने वाला है, जो कि बचा था लास्ट में लटका के जो रखा है उसमें, तो किसी का है। चलिए, कहा कि किसमें न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी होता है। तो पता है ना कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होता है, बेचारा में न्यूट्रॉन में नहीं होता है। बाकी मैग्नीशियम में, क्रोमियम में और कार्बन में सब में प्रोटोनो होता है, न्यूट्रॉनो होता है और इलेक्ट्रॉनो होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो यह आवारा तत्व है, लफाड़ा तत्व है, लहेड़ा तत्व है, इसको क्या कहा जाता है? यह सफा लहेड़ा है। मतलब कि सब में सब कुछ पाया जा रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं पाया जा रहा है। तो पूछता है कि न्यूट्रॉन के छोड़कर इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वे होता है हाइड्रोजन। तो यह सबसे चूहेड़ा, लहेड़ा या आवारा तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो आवारा तत्व कहता है, लहेड़ा चूहेड़ा हम अपने से बोल रहे हैं, ध्यान में रखने के लिए। चलिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात बताना है, द्रव्यमान में कितना होगा। बताइए कि जो पानी आप पीते हैं, जो पानी पीते हैं ना जी, पानी पीते हैं, तो बताइए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान में कितना होता है। H2O में कितना होता है बताइए, H2O में कितना होता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, पानी, जल, जल और पानी पता है आपको। H2O इसका क्या होता है? सूत्र होता है। और हाइड्रोजन जी हैं, तो हाइड्रोजन जी के परमाणु द्रव्यमान एक ही ना होता है? हाँ होता है। 2 गो हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन जी हैं, ऑक्सीजन जी के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताइए। ऑक्सीजन जी का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक नंबर होता है 8, जबकि ये होते हैं परमाणु द्रव्यमान 16। तो लिख लीजिए 16। अब ई 2 गो थे, तो 2 गो से 16 को काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1:8। तो कहेंगे कि जो हाइड्रोजन जी के द्रव्यमान है 1 है, तो ऑक्सीजन जी का द्रव्यमान 8 है। तो कहेंगे कि 1:8। उल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन पहले है तो हाइड्रोजन पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन बाद में है, ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे। यह है आपको। लेकिन यही आपसे आयतन के अनुपात में पूछ देता कि अनुपात बताइए कि आयतन के अनुपात में कौन है,
तो कहेंगे कि 2 गो है हाइड्रोजन जी तो 2 गो, ऑक्सीजन जी 1 गो, तो कहेंगे कि 2 अनुपात। यह आपके आयतन के अनुसार होगा और ये आपके द्रव्यमान के अनुसार होगा। अगर यहाँ 2 अनुपात 1 होता तो कहते कि आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। डाल्टन साहब, लीजिए डाल्टन साहब जी आ गए। डाल्टन साहब जी आ गए, बोले कि इनका सिद्धांत आधारित था किस पे? जो डाल्टन जी थे किस पे आधारित थे? रासायनिक संयोजन पे, नियत अनुपात के नियम पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। जल्दी से करिए आंसर। 15 का अगर 15 नंबर की अगर बात कहा जाए कि जो डाल्टन के सिद्धांत आधारित है किस पे, बताइए। अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए तो डाल्टन साहब ने रासायनिक संयोजन के सिद्धांत दिए थे। क्या थे? ये थे रासायनिक संयोजन के सिद्धांत। और रासायनिक संयोजन जो थे मुख्यतः 2 नियम पर, उसके मुख्यतः 2 नियम पर आधारित थे, नियत अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आपसे पूछे कि डाल्टन के सिद्धांत आधारित है किस पे? रासायनिक संयोजन पे। जबकि रासायनिक संयोजन मुख्यतः 2 चीज़ों पे आधारित है, नियत अनुपात या निश्चित अनुपात पे और द्रव्यमान संरक्षण पे। तो आपसे सिद्धांत आधारित पूछा था तो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पे आधारित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 गो नंबर, मतलब कि 16वां नंबर में बताइए कि कणों, ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? जो ठोस कण होता है क्या सही है? बताइए। वह यादृच्छिक रूप से गतिशील होता है कि उनके बीच अणु अंतराल बड़े होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है? सभी के सभी बताइए क्या होता है, कौन सा सही है, आपको बताना है। 16 का आंसर करिएगा, प्रेम से आंसर करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आंसर करिए। चलिए, अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए कि जो ठोस के कण हैं के संदर्भ में क्या सही है, तो कहता है कि यह अदृक्ष रूप से गतिशील होता है। अदृक्ष रूप से यानी कि अपना मन के घूमे वाला गैस है, ठोस नहीं है। अपना मन की अदृक्ष रूप से घूमते रहेगा गैस। उनके बीच बड़े अंतराल होता है, बड़े अंतराल नहीं, इनमें पास पास में एक दूसरे से सटल रहता है, बहुत पास पास सटल रहता है। कहता है कि काहे लिए हम दूसरे के दूर दूर जाएं? कहता है कि इससे और इससे बड़ी मोहब्बत है। तो जो ठोस के अणु होते हैं एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी गहरे बंध के साथ बने होते हैं। तो उनके बीच बड़े अंतराल नहीं, उनके बीच गैप नहीं, उनके बीच सटा सटी रहता है, मतलब कि सटल सटल सब रहता है। तो बड़े अंतराल यह गैस के पास दिखाई देता है, तो यह गैस में होता है। और उसके बाद द्रव में, मतलब सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। हाँ, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, सही बात है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होने के कारण ही इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये बात एकदम सही है। वह न्यूनतम आकर्षण कहते हैं, ना एकदम सटले सटल है, इसके बीच गैप भी कम है, और आकर्षण बल क्या होता है? मजबूती के साथ क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। तो यह सी सही है, बाकी के बाकी क्या हैं? गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर की ओर। बताई जाए कि अंडप में एक भाग नहीं है, काची, वर्तिकाग्र, अंडाशय, अस्टाइल, पुंकेसर। बताइए अंडप का एक भाग नहीं है, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर सभी लोग पोल में देंगे। और आप लोगों से शिकायत ये है कि आप लोग इतने दिन से जुड़ रहे हैं, कभी भी 15 से बेसी नहीं हो रहा है। कभी कभी तो 20 हो जाओ। 18 गो सेट चल गया, लेकिन एक दिन में एगो बढ़ा होता, तो बस 12 गो, 13 गो, 15 गो, 12 गो, 13 गो, 15 गो रहता है। आज सब्सक्राइब एगो नहीं कर रहा है, एगो नया सब्सक्राइब नहीं, जितना है पहले उतना ही। 18 दिन से पढ़ा रहे, अभी सब्सक्राइब वही हाल। अब आते ही समय बोलिए, एगो क्वेश्चन कराइए और बोलते जाइए किस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह बोलते रहे, पढ़ाइए कम, बोलते रहिए खाली, तभी ये लोग सब्सक्राइब करेगा। अरे अपने से सोचना चाहिए कि सब्सक्राइब भी करें। अरे मेहनत लगता है भाई, बनाने में ही लगता है। इसका आंसर देखिए, रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद देखिए 1 घंटा आप लोगों के साथ जुड़िए। चलिए
पूछा कि अंडप का भाग नहीं है, तो देखिए ना अंडप के कौन कौन से भाग हैं, आइए आपको दिखाइए देते हैं। ये किसका है, यह पादप वाला है। देखिए पादप जनन तंत्र, मादा जनन, देखिए जंतु जनन तंत्र में पादप आते हैं, जंतु जनन तंत्र और क्या होते हैं, एक पादप जनन तंत्र। ये पादप जनन तंत्र है। देखिए ये लोग अपने में कैसे करता है जनन, अपने में ये लोग कैसे करता है। देखिए अब बेचारा देखिए क्या है, यह है स्त्री और इधर हो गए पुरुष, ठीक है। जो स्त्री के जो जनन तंत्र होता है, यानी कि जो मादा जनन तंत्र होता है, पादप के जो मादा जनन तंत्र होता है उसको कहते हैं पिस्टिल। कहीं कहीं हो हिंदी में इंग्लिश में देता है तो कहता है पिस्टिल। जो स्त्री के सर का भाग पिस्टिल होता है, इसमें 3 गो यह है, मतलब कि औरत वाला पार्ट 3 गो वर्तिकाग्र है, जो दिखाई दे रहा है ना, हाई जो दिखाई दे रहा है यह है औरत वाला पार्ट्स, मतलब कि फूल का। और जो मेल वाला पार्ट्स है जो यह दिखाई दे रहा है 2 गो ऐसा ऐसा, ठीक है ना, तो पता है ना ऐसा ऐसा दिखाई देता है जो होता है क्या चीज, पुरुष वाला पार्ट। जो ऐसा ऐसा दिखाई देता है उसको पुरुष वाला पार्ट, और जो ऐसा दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, मादा वाला पार्ट। तो जो स्त्री के सर है, जो पिस्टिल है, इसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को ही स्टिग्मा, और वर्तिका को स्टाइल, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, ये सारे के सारे जो हैं अंडप या अंड कोशिका के भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है वर्तिकाग्र का है या स्टिग्मा का, हिंदियों लिखता है ना जी, बड़ा परेशानी हम लोग के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। अंग्रेजी तो हिंदी के हम लोग हैं, अंग्रेजी पूछ रहा है, बताइए कि इंग्लिश हम लोग कहाँ से पढ़ने सीखेंगे। एक तो मिला मिला के इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, और ऊपर से ही क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इंग्लिश में हिंदियों में लिख देगा, कहेगा कि स्टिग्मा, कहेगा कि ले हिंदी पढ़ ले, लेकिन पता होगा तब ना। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल, वर्तिका स्टाइल मार रही है, वर्तिका स्टिग्मा है, ठीक है। देखिए छोटा अक्षर का छोटका, बड़का के बड़का, मतलब जो स्टिग्मा है वर्तिकाग्र को, और जबकि स्टाइल जो होगा उसको वर्तिका कहेंगे। देखिए वर्तिकाग्र, स्टिग्मा यह होता है स्टाइल। 1 2 3 4 5, इसमें कहोगे 1 2 3 4 5 6 गो, तो एगो इसमें बढ़ा रहा है, 30 गो इसमें बढ़ा रहा है। अंडाशय तो पता ही है, यह होता है स्त्री के सर का भाग। तो याद रहेगा कौन कौन, वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिका स्टाइल कहते हैं, अंडाशय ओवरी कहते हैं, और स्त्री जो होता है इसको पिस्टिल कहते हैं। यह होता है यहाँ जो भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, जहाँ से जाने का माध्यम प्रदान होता है उसको वर्तिका कहते हैं, और यहाँ पे आता है उसको अंडाशय कहते हैं। अभी देख लीजिए ये पुरुष वाला भाग, जो ये 2 गो दिखाई दे रहा है ना, 2 गो दिखाई दे रहा है बर्फी नियत, इसको देखिए कि जो 2 गो बर्फी नियत दिखाई दे रहा है, पुरुष को कहते हैं एस्टामिन, इथी पिस्टिल। अब पुंग, जो पुंग केसर होता है यह होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर को पिस्टिल, ये लोग पिसाती रहती है। और जो पुंग केसर होता है ये होते हैं एस्टामिन, क्या होता है, कहता है स्टेमिना है इसके पास, स्टामिन, यानी पुंग केसर को स्टामिन। और इसमें देखिए क्या होता है, पराग कोश जिसको कि एंथर, पुंतंतु, पुंतंतु जिसे फिलामेंट, यह 2 गो पार्ट, तो स्टामिन, फिलामेंट, एंथर या पराग कोश, पुंतंतु और पुंकेसर, ये सारे के सारे जो हैं आपके पार्ट्स हैं। तो आप लोग जो हैं, जो मेल वर्ग हैं, कृष्णा फीमेल हैं और बाकी लोग मेल हैं कि मेल, अच्छा ना सॉरी, कृष्णा भी मेल हैं, कृष्णा भी मेल हैं। परागकोश, पुंतंतु और पुंकेसर ये सारे के सारे पुरुष के पार्ट हैं, मतलब कि पुरुष कौची, पुष्प के पुरुष, और यह मादा के थे। तो आप में क्या क्या था, तो अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, देखिए हाँ एक चीज दिया है यहाँ पे, देखिए पूछा कि अंडप का एक भाग नहीं है। और एक बात आपको ध्यान यहाँ दिखाने भूल गए कि जो अंडप का जो भाग होता है, जो अंडाशय का भाग होता है, वह स्त्री के सर यही वाला भाग होता है। क्यों दिखाई दे रहा है ना, यह आपको अंडाशय के रूप में होता है, और यह तो इधर से निकला हुआ है पुरुष वाला, जहाँ के तहीं से आवारा नियत निकल गया है। तो आपको पूछा था कि कौन अंडप का भाग नहीं है, तो देखिए वर्तिकाग्र, ठीक ना। वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा, और ये वर्तिकाग्र हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल है, स्टाइल मार रहा है, मतलब वर्तिका ना है,
यह है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहा जाता है और वर्तिका स्टाइल, ये दोनों के दोनों है। और अंडाशय भी है महिला का। यह तीनों के तीनों पार्ट जो होते हैं अंडप के भाग होते हैं, जबकि पुंग केसर जो होते हैं चुपचाप तरह 2 गो बर्फी नियत निकाल के क्या रहता है, खड़ा रहता है। तो कहेंगे कि जो अंडप होता है वह पुंग केसर का भाग, माने अंडप का भाग जो पुंग केसर है वह नहीं है। और पुंग केसर को क्या कहते हैं, जो पुरुष में पुंग केसर होता है यह होता है, पुंग केसर को क्या कहते हैं, तो एस्टामिन, क्या कहते हैं, एस्टामिन। और एंथर जिसको कि परागकण कहते हैं, ये सारे के सारे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, किस क्रिया में ऑक्सीजन वायु मुक्त होता है, मतलब कब क्रिया होता है, कौन से क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, प्रस्वेदन में, उत्सर्जन में। बताइए कब लेते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब, कि जब श्वसन करते हैं तब, या प्रस्वेदन में, कब ऑक्सीजन निकलता है। 18 के आंसर करी जाए सब। देखिए 18 के आंसर करिए सभी लोग, पोल में आंसर करते रहिए मेरे भाई, पढ़ते रहिए, रोज पढ़ो ना। नंबर 65 से 70 हुआ, 70 से 75 हुआ, 75 से 80 हुआ, 80 से 90 हुआ, 90 से 100 और 100 से 110 ना, ऐसे नहीं होता है। तो कहीं तक सीमित हो जाएगा, कहीं ना कहीं कटा जाके बना जाएगा। तो अरे 70 मार के पार करो ना, 70 हो गया नौकरी हो गया। जिसका 70 आएगा, 70 पार हो जाएगा तो किसी बोर्ड में नौकरी ही भी नहीं करेगा जी। 70 कर लेंगे, नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर खींच देगा, 80 हो जाएंगे, 80 हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएंगे हम लोग। ब्याह शादी करके आराम से सूतो ना, दूसरा के शिक्षा देना है। बड़ी कष्ट था पढ़ने में, हई था डरवाते रहना। कैसे डरवाता है, नौकरी लेना आसान बात है, हई बात है, बात है, डिंग झाड़ता है। नौकरी हो जाए तू भी डिंग उसी तरह झाड़ते रहना। तू लोग डिंग मत झाड़ने तो बड़ी गाली देता है लिखवा सब। जिसका नौकरी हो गया डिंग झाड़ता है तो सबको गरियाता ही है, जो नौकरी वाला नहीं होता। तू लोग डिंग मत झाड़ना। चलिए, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु से मुक्त होता है सर? तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन को हुरता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन लेता है लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन मुक्त होता है। जबकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन क्या होता है, छोड़ता है। तो ऑक्सीजन हुरता है और कार्बन छोड़ता है श्वसन की क्रिया में, जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन को लेता है और देता है ऑक्सीजन को। तो ये हो जाएंगे, ये उत्सर्जन वाला है जी। तो ये उत्सर्जन समझ में करता है, क्या करता है, उत्सर्जित करना, जिसमें कि आपका क्या आता है, पेशाब उसाब उत्सर्जन से करता है, पसीना आना, पेशाब करना, ये सब क्या है, उत्सर्जन है। प्रस्वेदन, आगे कौन सा पादप के हार्मोन है, लीजिए ये पेड़ पौधा के हार्मोनों सब पढ़ा देगा हम लोगों को, कि बताइए कौन सा पेड़ पौधा के हार्मोन है। भाई अपने हार्मोन तो हम लोग को पता नहीं रहता है, और पेड़ों पौधा के हार्मोन पूछ रहे हैं, पूछ लो। नौकरी लेने के लिए क्या पूछेगा, सब कुछ पूछ लो। कि पादप हार्मोन मतलब कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है। हम लोगों से कहीं नहीं पूछ रहा है कि हम लोग को वृद्धि नहीं हो रहा है, कोनो 3 फीट के हो जा रहा है, कोनो 4 फीट के हो रहा है। पूछ रहा है कि बताओ कि पौधा नहीं बढ़ता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है। 19 का आंसर करिए सभी लोग। साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड, जिबरेलिन्स। इसको भी बता ही देंगे आज ना कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए कौन सा है जो कि वृद्धि को बढ़ने नहीं देता है, पिणवा सबको परेशान करके रखता है, कहता है कि तुमको काहे बढ़ने देंगे। बताइए, आंसर करिए सभी लोग, पोल में आंसर करते रहिए और जुड़े रहिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। बशर्ते रोज रेगुलरिटी बनाए रखिए किसी भी चीज़ में, आपका श्योरिटी है कि आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। चाहे कितना भी बैल क्यों ना हो, गधा क्यों ना हो, वह बैल से घोड़ा होगा और गधा से घोड़ा हो जाएगा, जबकि रोज रोज आएगा। तो पादप हार्मोन की वृद्धि में कौन सा, तो जो है एबिसिसिक अम्ल जो है यह सबसे खराब चीज़ है, ये बढ़ना ही नहीं देता है। यह एसिड लग गया ना, यह अम्लीय है। एबिसिसिक एसिड क्या करता है कि जितना पेड़ का नकारात्मक काम कर दो, जितना भी इसका बदमसवा काम कर दो, सब एबिसिसिक एसिड करता है। तो एबिसिसिक एसिड जो है आपको पादप हार्मोन में यह जो होता है सबसे खराब होता है। अच्छा, एबिसिसिक एसिड की अगर बात कहा जाए ना, तो इसका खोज 1961 में, 1961 से 65 में 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक नाम है कार्न्स एंड एडिकोट। कौन कोट? एडिकोट।
तो 1961 से 65 में कार्स एंड एडिकोट के द्वारा क्या किया गया, एबिसिसिक अम्ल का खोज किया गया। बाद में इसको वेयरिंग ने खोजा था, बैरिंग नहीं वेयरिंग ने खोजा था। एबिसिसिक एसिड की कहा जाए तो यह मुख्यतः जो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो काम करता है बेचारा, यह मेहनत करता है बढ़ाने में, और जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स की यह विपरीत कार्य करता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स जो होता है बेचारा, यह पौधे को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, खिलाने उलाने में मदद करता है। यह कहता है कि ना थोड़ा सा विपरीत काम करता है, कहेगा तू पूर्व जाएगा तो हम पश्चिम नहीं जाएंगे, तुमको जाने ही नहीं देंगे। तो यह एबिसिसिक एसिड क्या करता है, नकारात्मक कार्य करता है, और यह ऑक्सिन के और जिब्रेलिन्स के विपरीत कार्य करता है। जबकि साइटोकाइनिन की अगर बात कहा जाए तो साइटोकाइनिन आपके कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। और साइटोकाइनिन की खोज की अगर बात कहा जाए तो 1955 में मिलर ने किया था। मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज किया। जबकि इसके नामकरण की अगर बात कहा जाए तो नामकरण इसके लिथाम साहब ने किया था। किसने किया था, लिथाम साहब ने किया था। अब देखिए साइटोकाइनिन क्या करता है कि जो पौधे में बीज को भ्रूणपोष एवं पौधे के जड़ों में यह पाए जाते हैं। जो भ्रूणपोष होता है पौधे के भ्रूणपोष में, और जो पौधे के जो जड़ होता है उसमें पाया जाता है। यह कोशिकीय द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब जो कोशिका के अंदर जो होता है, कोशिकीय द्रव जो होते हैं उसके विभाजन में यह क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। पर्णहरित में जो आपके पेड़ पौधे ज़्यादा समय तक क्या हो, बनाए रखे, पर्णहरित को बनाए में रखता है ताकि आपका हरियाली कम ना हो। आज जबकि ये एबिसिसिक एसिड क्या करता है कि उल्टा काम करता रहता है, सबको इसको मार के बगैर देना चाहिए था। जिब्रेलिन्स की खोज कहा कि जेब में रखिए कुरुस। तो जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था, तो कुरुसेवा ने। तो जो कुरुस काटा होता है उसको कहाँ रख लेना है, जेब में। तो जिब्रेलिन्स की खोज कुरुसोवा ने, जबकि ऑक्सिन की खोज डार्विन ने किया है, 1880 में किए थे। कभी आएगा चर्चा कर दिया जाएगा। 4 गो कोष्ठ हृदय, मतलब 4 हृदय वाला, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त प्रणाली है। सरीसृप को रेप्टिलिया, मछली को मत्स्य वर्ग, और स्तनधारी को क्या कहते हैं, मैमेलिया, उभयचर को एम्फीबिया कहते हैं। तो बताइए कि 4 गो कोष्ठीय हृदय किसमें होता है, 4 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है बताइए। बोलिए। देखिए अगर 20 के आंसर की अगर बात कहा जाए कि 4 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है, तो देखिए मछली, मत्स्य में 2 गो ना, तो मछली के 2 गो, सरीसृप या रेप्टिलिया 3 गो, एगो अपवाद है। सरीसृप और रेप्टिलिया 3 गो, उभयचर या जो एम्फीबियन वो 3 गो, स्तनधारी 4 गो, पक्षी 4 गो, जो पक्षी वर्ग होता है जिसे ही एबीज वर्ग कहा जाता है सर जी। तो पक्षी वर्ग या एबीज वर्ग इसमें भी होता है 4 गो। तो स्तनधारी या मैमेलिया में 4 गो, पक्षी या एबीज में 4 गो, उभयचर या एम्फीबियन में 3 गो, सरीसृप या रेप्टिलिया में 3 गो, मछली में 2 गो। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, हमारे शरीर में हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा, अस्थायी ऊतक, अधिचर्मी जिसे एपिडर्मिक, या संयोजी ऊतक कहता है। बताइए, इसको आंसरों नहीं देने आया, हड्डी को दे रहा है, अब पेरेन्काइमा अस्थायी ऊतक कह रहा है, ये कौन नहीं पकड़ेगा इसमें बताइए। तो पेरेन्काइमा कोलोनकाइमा कहेगा, हड्डी पूछ रहा है तो मारिएगा नहीं जी, इसको छोड़िएगा। बशर्ते आपको ध्यान में होना चाहिए कि पेरेन्काइमा और अस्थायी ऊतक, क्योंकि 3 ऑप्शन के बारे में अगर जानते हैं तो चौथा तो इसमें छाट लीजिएगा अगर पता हो तो पता रखिए, पढ़ते रहिएगा तभी ना जी, पढ़िएगा तभी ना, नहीं कि दूसरे पर ध्यान में रहेगा तो कैसे होगा। क्रिकेट खेलिएगा, किसी को देखने के लिए रोज रोज दाढ़ी बनवाइएगा, दाढ़ी उड़ी बनवा के एकदम चिकन चाकन, दाढ़ी उड़ी बनवा के चिकन चाकन का रहना है। जो लड़का दिन भर में दाढ़ी सप्ताह में 2 बेरी बना रहा है, 2 बेरी दिन भर में मार रहा है क्रीम पाउडर, क्रीम पूछ रहा है, वो पक्का जान जाओ कि उसका 2 बार क्रीम लगा रहा है शाम सुबह, और सप्ताह में 2 दिन दाढ़ी बना रहा है, तो समझ जाओ कि वह 3 नंबर का काम कर रहा है, 3 नंबर का काम कर रहा है। जैसे इसमें कितने लोग आ जाएंगे,
तो चलिए, हमारे शरीर में हड्डी में कौन सा ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक, सबको पता है। पेर्निकाइमा, कोलेनिकाइमा, स्लेकाइमा, यह सब क्या है? अस्थायी ऊतक, उपादक ऊतक की बात है। जबकि हड्डी है, हड्डी रक्त, सारे के सारे क्या है? संयोजी ऊतक होते हैं। ये तो बताना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ऊतक मृत कोशिका के संयोजन से बना है, मतलब कि कौन सा ऊतक के मृत कोशिका से बनता है? पेरेनेकाइमा, एरोनोकाइमा, कोलेनेकाइमा, स्क्लेरेनेकाइमा। बताइए कि मूल कोशिका के, बताइए और आंसर करते रहिए भाई जी सभी लोग। पोल में आंसर कर लो और उसके बाद चैट में आ जा, चैट में आके दो ना। मन नहीं लगता है टिपने में, मन लगता है तो लोग, तो टिपते रहो। ऊतक मृत कोशिका के संयोजन से बना है तो कहेंगे पेर्निकाइमा, एरोनोकाइमा, कोलेनेकाइमा या स्क्लेरेनेकाइमा। तो स्क्लेरेनेकाइमा जो होता है वह मृत कोशिका का, और स्क्लेरेनेकाइमा पता है ना कि यह मजबूत होता है। मजबूती पूछता है कि पौधे में जो मजबूत, अच्छा देखता है ना, नारियल का जो ऊपरा वाला भाग होता है, जो काड़ा वाला भाग होगा किसी भी फल जो होता है, जैसे कि नारियल का जो ऊपरा वाला भाग जो काड़ा होगा, जैसे बीज होता है, जो काड़ा दिखाई देगा, मतलब काड़ा मतलब जो मजबूती रहता है, वह स्क्लेरेनेकाइमा का बना होता है। और स्क्लेरेनेकाइमा का इसीलिए बन जाता है कि मुंह मार के क्या हो गया? टाइट हो गया है। तो मृत कोशिका के स्क्लेरेनेकाइमा, जो स्क्लेरेनेकाइमा है, S फॉर स्क्लेरेनेकाइमा, S फॉर स्ट्रॉन्ग, तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग से स्क्लेरेनेकाइमा, इसलिए इसका राइट आंसर स्क्लेरेनेकाइमा। पेर्निकाइमा, कोलेनेकाइमा, स्क्लेरेनेकाइमा यह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 23 नंबर, ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ला बताओ कौन सा ग्रंथि है आपको जिसको कि महटर ग्रंथि कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पहले कैसे बोलते थे? महटर साहब। मास्टर साहब। चलिए, कौन से ग्रंथि हैं जिनको कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? बताइए कौन है बताइए। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इस सभी को पता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, कि कौन ग्रंथि है जिसको कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी या पीयूष ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यह क्या करता है? मास्टर ग्रंथि यह करता है, यह तो खुद ग्रंथि है, खुद हार्मोन स्रावित करता है, और कई ग्रंथियों का यह मास्टर होता है। जो पीयूष ग्रंथि होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यह कई खुद हार्मोन स्रावित करके या कई हार्मोन स्रावित करने वालों को नियंत्रित करता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपके जो जनन कोशिका में जो जनन अंग है उसमें कब हार्मोन स्रावित करना है, ये सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। समझ जाओ कि माइंड अगर आपका कॉन्स्टेंट हो गया तो समझ जाओ कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तो जितने भी मास्टर ग्रंथियां हैं, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अग्नाशय या पैंक्रियाज होता है। हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस यह मस्तिष्क का भाग है जिसे भूख प्यास लगता है, भूख प्यास हाइपोथैलेमस से, जबकि थैलेमस से गर्म ठंडा। एड्रेनलिन ये भी क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन स्रावित होता है हार्मोन से। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। यह था आपका 23 नंबर। और आते हैं अगला, कौन सा जानवर जो है पराध्वनि उत्पन्न करता है? बताइए पराध्वनि उत्पन्न कब कौन सा है? हाथी, शार्क, पतंगा, परपोइसेस। बताइए कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न करता है? अब ऐसा भी क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ याद रखना है? बताइए, कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, कॉन्सेप्ट वाला देता है तो थोड़ा ठीक रहता है। अब वही हाल है, बचवा वाला कैसा रहता है कि कौन सा हाथी है, कौन सा जब पक्षी है जो कि हाथी को पंजे में उठाकर रोड जाती। अब कौन सा धारा जानवर है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? अब निम्नलिखित में से छांटिए। हाथी, शार्क, पतंगा, परपोइसेस। बताइए कौन सा होगा? तो अगर जानवर में पराध्वनि उत्पन्न की अगर बात कहा जाए कौन कर सकता है, तो ये होगा आपके परपोइसेस जो होते हैं
आपके पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर 24 का बिहार हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। तो ये थे आज 24 क्वेश्चन ही, 25 क्वेश्चन नहीं हो पाया, आज 24 क्वेश्चन ही है। तो आप लोग इसमें भी जुड़ते रहिए, रात्रि में तो जुड़बे करते हैं भाई। जो मेरे कल के क्लास में कम से कम 20, 22, 25 लोगों को जोड़ो यार, कम से कम मज़ा आए पढ़ने में। आप लोग तो कर ही नहीं रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि सब्सक्राइब किए हैं, तो सब्सक्राइब भी बढ़वाओ, कम से कम एक दिन में 5 को बढ़वाता तो काम हो जाता। सब्सक्राइब अगर 1000 होता तो हम लोग लाइव आकर ना जी, लाइव डिस्कस ना करते हैं। सब्सक्राइब 1000 नहीं होने के कारण लाइव डिस्कस नहीं हो पा रहा है, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो देना पड़ रहा है। लाइव आते तो और मज़ा आता, सभी लोग इंटरेक्ट बढ़िया से हो पाते। तो जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ और 1000 के पार पहुंचाओ। इसको देखा है ना, इसको याद रखा है, इसको नहीं, इसको याद रखना है, इसको याद रखना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर मिलते हैं, सुबह 8 बजे जीके जीएस के सेट में, जो कि सभी लोग इसमें तो जुड़ते हैं, सुबह वाला में जुड़ता नहीं है, तो सुबह वाला में नहीं जुड़ेगा, एचकेजी में जाएगा। साइंस 25 में से 20-22 को कर पाएगा, 20-22 को करेगा, वो 20-22 को छूट जाएगा, तो उसमें भी जुड़ो। चलिए इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय। ध्यान से सोना सभी लोग।